दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल भेज दिए गए। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की थी, लेकिन यह शिकायत अवश्य की थी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने फ़ोन का पासवर्ड देने से मना करने के साथ सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की जो ज़रूरत जताई उसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है कि केजरीवाल के वकील अदालत को अपनी इन दलीलों से संतुष्ट नहीं कर सके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गलत फंसाया गया है और उनका शराब घोटालों से कोई लेना देना नहीं। शराब घोटाले में केजरीवाल एक ऐसे समय तिहाड़ जेल पहुंचे हैं जब उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले से ही वहां हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। यह आश्चर्यजनक है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय जेल से ही सरकार चलाने पर जोर दे रहे हैं। यह न तो आसान है और न ही व्यवहारिक, क्योंकि मुख्यमंत्री को केवल फाइलों पर हस्ताक्षर ही नहीं करने होते, उसे कैबिनेट बैठक करने के साथ अधिकारियों को लिखित और मौखिक आदेश निर्देश भी देने पड़ते हैं। क्या यह संभव है कि वह जेल से पत्र जारी कर सरकार चलाते रहें? शायद वह ऐसी ही कोशिश करें, लेकिन इससे दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित होना तय है। यह सही है कि संविधान इस प्रश्न पर मौन है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, लेकिन इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने कभी यह कल्पना ही नहीं की थी कि यदि किसी मुख्यमंत्री के जेल जाने की नौबत आएगी तो वह इस्तीफा देने के स्थान पर जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेगा। शराब घोटाले का सच जो भी हो, अरविंद केजरीवाल का अदालत के समक्ष ईडी की ओर से किए गए इस दावे का प्रतिकार न करना हैरान करता है कि उन्होंने उसे बताया था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनके मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ध्यान रहे कि शराब घोटाले में सबसे पहली गिरफ्तारी विजय नायर की हुई थी। उन्हें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का विश्वास पात्र माना जाता है। ईडी की माने तो शराब घोटाले में पैसे का लेन देन विजय नायर के जरिए हुआ। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यदि अब आतिशी और सौरभ भी ईडी की जांच के दायरे में आ जाए तो हैरानी नहीं। ईडी का आरोप है कि शराब नीति बदलकर शराब कंपनियों से रिश्वत के रूप में जो करोड़ों रुपए लिए गए, उनका इस्तेमाल गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किया गया। चूँकि गोवा की चुनाव प्रभारी आतिशी थी,
इसीलिए बहुत संभव है कि ईडी जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए तलब करें। केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही उस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ नेता इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीते रविवार को एक रैली में फिर से यही दोहराया कि यह कानून देश के वैध नागरिकों को विदेशी बनाने की एक साजिश है। मुसलमानों को बरगलाने के लिए इसी तरह की आधारहीन बातें तब की गई थी जब यह कानून संसद से पारित हुआ था। कुछ राज्य सरकारों ने तो इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किए थे, वह भी तब जबकि नागरिकता के विषय का राज्यों से कोई लेना देना तक नहीं। उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया कि तमाम लोगों और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इस कानून का उग्र विरोध किया था। इनमें मुसलमानों की अच्छी खासी भागीदारी थी। इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका यही मतलब है कि पहले मुस्लिम समाज का एक तबका दुष्प्रचार के चलते गुमराह हो गया था। यह महत्वपूर्ण है कि इस बार मुस्लिम समाज में नागरिकता कानून का कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला। इसका कारण यह है कि मुस्लिम समाज को यह सच समझ आ गया कि कैसे कुछ दल और नेता उसे मात्र एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उसे बरगलाते हैं। CAA का संबंध केवल केंद्र सरकार से है, लेकिन अनेक राज्य सरकारों ने कहा कि वे इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे बयानों का मकसद केवल मुस्लिम समाज को यह दिखाना है कि वे तो उनके साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके खिलाफ है। CAA पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे नेता यह जानते हैं कि वे केवल लफड़बाजी कर रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि इस कानून का संबंध भारत के मुसलमानों तो क्या देश के किसी भी नागरिक से नहीं है। आज़ादी के बाद से भारतीय मुस्लिम समाज को कई बार इसी तरह झूठ का सहारा लेकर डराया गया और उसे सड़कों पर उतारा गया, फिर चाहे वह साहबानों का मामला हो या CAA का मसला। अपने उत्कर्ष के दिनों में भारत एक उद्यम प्रधान और कारोबारी देश रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में आए यूनानी सम्राट सेलुकस के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया है। इनमें अधिकांश लोग बुद्धिजीवी, किसान, कारोबारी, शिल्पकार और सैनिक वर्गों के थे। बहुत कम लोग सेवक थे और नौकरी करते थे। नौकरी को निर्भरता और पराधीनता वाला काम होने की वजह से है समझा जाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने भी विश्व अर्थव्यवस्था के इतिहास में इसकी पुष्टि की है।
परंतु सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए भारत में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई है। आज लोगों को वेतन की सुरक्षा वाली नौकरी की पराधीनता आर्थिक असुरक्षा वाले कारोबारी उद्यम से बेहतर लगने लगी है। स्टॉप।